हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा फ्रॉम टीम मनीष वर्मा से आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम टूरिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। आपके एग्जाम्स में 14 चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें आपके 6 मॉड्यूल्स हैं, तो आपको टीएमए वाला पोर्शन नहीं करना है। तो एक बार देख लेते हैं जो एनआईओएस ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, जिससे आपका पेपर का डिजाइन पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। तो 53 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे और 2 सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। सारे क्वेश्चंस को आपको करना कंपलसरी होगा। तो सेक्शन ए के अंदर आपका एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैचअप्स होंगे और 1 वर्ड आंसर होने वाले। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके 2 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर्स जो है वो 3 मार्क्स के होंगे और जो लॉन्ग आंसर होने वाले हैं वो 6 मार्क्स के होंगे, जो कि आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस में वो है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म क्या है? एक इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के एनवायरमेंट के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं, तो उसे ही टूरिज्म कहा जाता है। अब टूरिज्म का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है इन चारों एरिया पे? फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशियो कल्चर इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता क्या है? जहाँ पे आप क्या करते हो, अगर किसी टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, आप रहने के लिए होटल देखते हो, फिर वहाँ पे खाना खाने की फैसिलिटीज देखते हो। अब कहीं पे घूमने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे क्या करो, किसी बोट साइड वाले रिवर साइड वाली जगह पे गए तो वहाँ पे आपको राफ्टिंग करनी होगी, बोटिंग करनी होगी। वहाँ पे क्या होगा, एक टूरिस्ट गाइडर होगा। तो आप इन सबके सर्विसेज को लेते हो और उसके बदले में आप कुछ सर्टेन अमाउंट उनको पे करते हो, होस्ट कंट्रीज को जहाँ पर आप घूमने जाते हो। तो उससे क्या होता है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब पेमेंट करते हो वहां पर, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, आप इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन करते हो उनकी ग्रोथ के लिए। तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है आपके टूरिज्म पे? अब क्या होता है कि टूरिज्म पे ना बहुत सारी हिडन कॉस्ट छुपी हुई होती हैं। लाइक अगर कोई रिचर कंट्री है तो बेटर प्रॉफिट क्या करती है, अर्न करती है किसी एक पुअर कंट्री से। जैसे कि आप क्या करते हो, अगर किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उन्हें टेक करते हो, लाइक फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया। तो जो होस्ट कंट्रीज होती हैं या आप लोगों को ये सारी सर्विसेज आपको इम्पोर्ट करती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो भी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है ना काफी ज्यादा ना इंफीरियर होती है, मतलब कि वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, तो वो ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती, ना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट किस तरह से पड़ रहा है। अब क्या करते हो, किसी भी सर्विस के बदले में आप कुछ सर्टेन अमाउंट उन्हें होस्ट कंट्रीज को पे करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनके इकोनॉमी लेवल को इंक्रीज करते हो। उनका जो इनकम है, उनका जो प्रॉफिट आप उन्हें इंक्रीज कर दे रहे हो। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी टूरिज्म पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशियो कल्चर इम्पैक्ट की। एक सोसाइटी होती है जिसमें आप लोग क्या करते हो, एक सोसाइटी की तरह रहते हो, जिसके जो कॉमन आइडियाज होते हैं, लाइक आपका ट्रेडिशन सेम है, इंस्टीट्यूशन सेम है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो वो भी आपकी सेम होगी ऑलमोस्ट। इंटरेस्ट भी लोगों का क्या होता है, सेम चीज पे होता है। जो सोसाइटी होती है एक रिलेशनशिप की तरह आपको रखनी चाहिए, जिसमें क्या हो, कॉमन आइडेंटिटी होती है लोगों की। लाइक कोई फैमिली मेंबर जैसा रह रहा है, कोई लोकेलिटी में रह रहा है, तो उसको आप एक होल नेशन की तरह देखते हो, पूरी सोसाइटी को। अब एक सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अपने रिलेशनशिप को क्या करे, एक सोशली एक्सेप्टेबल कर सके, अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे उसे, अपने सोसाइटी को केयर करे अच्छे तरीके से। मोरालिटी होनी चाहिए, इट मींस की नैतिकता होनी चाहिए। जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए अपने सोसाइटी को लेके, उन सभी चीजों को सबको फॉलो करना चाहिए जो जो आपकी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, किसी भी एक फाउंडेशन का बिलीफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने सोसाइटी बनाई है उसमें क्या होना चाहिए, सब कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर कोई अदर पर्सन डिसीजन ले रहा है आपकी सोसाइटी के लिए तो कुछ सोच कर ही ले रहा हो। जो बिहेवियर होना चाहिए, लोगों के साथ बिहेव करना किस तरह से करना है, तो ये सारे मैनर्स आपके अंदर होने चाहिए जब आप क्या करते हो, एक सोसाइटी को फॉर्म करते हो। तब देखते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट किस तरह से पड़े हैं। इट रिड्यूस द बॉन्डिंग ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, फैमिली स्ट्रक्चर के बॉन्डिंग को कम करती है, तोड़ती है। अब प्रमोट किसे करती है, न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म्स को, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली को बनाती है ये। और अर्बनाइजेशन क्या करती है, एनकरेज करती है। लोग गाँव से जाकर कहाँ रहने लग जाते हैं, शहरों में रहने
लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है सोशल कल्चर पे। टूरिज्म हैज अ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। थ्रू एजुकेशन टूरिज्म प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल्स ऑफ टू और मोर कल्चर ग्रुप्स टुगेदर। अब क्या होता है कि जो टूरिज्म के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, एजुकेशन का। अगर दो कल्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अपने कल्चर के बारे में क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। होस्ट कंट्रीज और गेस्ट कंट्रीज क्या करती है, आपस में शेयर करते हैं अपने कल्चर के बारे में, ताकि अगर उन्हें आपके कल्चर अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, उसे अपने कंट्री पे आकर उसे अडॉप्ट कर लेते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है आपके टूरिज्म पे। अब फर्स्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता क्या है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने टूरिस्ट प्लेस को क्या करती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो लोग है, जो टूरिस्ट है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि उनकी सेफ एंड सिक्योर जर्नी हो। जो गवर्नमेंट होती है ना, इसी बात को लेकर क्या करती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, जैसे कि रहने के लिए जगह, फूड, पानी पीने के लिए, तो जगह जगह पे ये सारी फैसिलिटीज क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है, सबको प्रोवाइड करवाती है। अब एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से पड़ते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है कि जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस में क्या हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा हो हमारी कंट्री से, अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है उस टूरिस्ट प्लेस के लिए, ताकि आप लोग वहाँ क्या कर सको, वहाँ पर टूरिस्ट करने के लिए न जाओ। क्योंकि आपका जो मेन मोटिव क्या होता है, वहाँ पे अच्छी तरीके से जो भी आपकी सेफ एंड सिक्योर जर्नी हो, बट किसी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है इसी बात को लेके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से पड़े आपके टूरिज्म पे। अब टूरिज्म पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स क्या करते हैं, आपके टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने आते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं वो उन्हें क्या करती है, इंक्रीज करती है, ताकि जो डे बाय डे जो आपका जो टूरिस्ट है वो क्या करे, इंक्रीज हो आपके टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए, और आपको क्या हो, इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो आपको और आपके इकोनॉमी को भी। बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होता है, लाइक जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डे बाय डे जो जनरेशन है वो डेवलप होती जा रही है, तो जो एनवायरमेंट पे क्या करती है, ये लोग इफेक्ट डालते हैं। अब किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, लाइक अगर आपको क्या करना, हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना, होटल्स कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, रेस्टोरेंट्स बनवाने हैं, तो आप क्या करते हो, लैंड का यूज करते हो। बेसिकली जब लैंड का यूज करोगे तो वहां से क्या करते हो, जो लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं आप उन्हें हटा देते हो वहां से, और उसकी जगह पे क्या करते हो, रेस्टोरेंट्स खोल लिए, होटल्स खोल लिए। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका एनवायरमेंट पे। अब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। अगर आपके टूरिस्ट प्लेस पे ज्यादातर लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट हो रही है, तो आप क्या करते हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंक्रीज करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आपके टूरिस्ट प्लेस पर घूमने आए। तो आप क्या करते हो, साफ सफाई रखते हो, एक इकोनॉमी फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हो, ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो बार बार क्या करे, आपके टूरिस्ट प्लेस पर घूमने आए। तो इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ, फंडामेंटल ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के थ्रू आपको पता चलता है टूरिज्म के बारे में और ट्रैवल के बारे में। इस चैप्टर में है क्या, फर्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी इन एनहांसिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म। ज्योग्राफी के थ्रू क्या होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या होता है, इनहांस होता है, मतलब कि वृद्धि होती है। किस तरह से, जैसे कि ज्योग्राफी क्या करती है, जो भी आपके अर्थ पे जो भी फिनोमिना होता है उसको पर्टिकुलर टाइम के साथ मेंशन करती है, और सबको जो भी क्रॉनिकल पर्सपेक्टिव होता है वो सब कुछ बताती है। लाइक ज्योग्राफी क्या करती है, आपको मैप्स के थ्रू इन सारी चीजों के बारे में बताती है, जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है इन सब के बारे में, ग्राफ्स के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू और चार्ट्स लाइक हिस्टोग्राफ हो गया, पाईग्राफ हो गया, इन सब के थ्रू क्या करती है, आपको रिटन डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें बताती है। अब टूरिज्म ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल डिस्टेंस, टाइम लैग बिटवीन ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब टूरिज्म क्या करती है, साथ ही में अगर आपका जो टाइम लैग होता है, मतलब कि डेस्टिनेशन से लेके आपको जहां तक घूमने जाना है ऑरिजिन प्लेस तक, आपको ये सारी चीजें क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस होगा वो भी आप क्या करते हो, ज्योग्राफी के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से। लोकेशन ऑन द ग्लोब मैप। अब क्या होता है, ये जो जहां पर अगर आपको घूमने जाना है तो वो सारी लोकेशन कहाँ होती है, आपके मैप पे होती है या फिर ग्लोब में होती है। वी नो ऑल दैट द ग्लोब इज अ 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पता है जो आपकी अर्थ है वो क्या है, 3D डायमेंशनल, लाइक अ बॉल की तरह है। अ रेप्लिका ऑफ अवर अर्थ, द अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन
शेप अब क्या है, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो आपकी अर्थ है वो क्या है, राउंड शेप की है एंड इट्स अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब ये क्या है, एक सौर मंडल का आपका हिस्सा है, का परिवार है। व्हेन वी प्रिपेयर अ मैप इट शोज द एंटायर पार्ट ऑफ इट्स। अब क्या करते हो, जब भी आप मैप बनाते हो तब भी एक इसका सिर्फ क्या होता है, 1/4 ही इसका जो हिस्सा होता है सिर्फ आपको उसे देखने को मिलता है। लाइक अगर आप इसे ऐसे बनाते हो तो इसका ये वाला फेस जो होता है, ये वाला बैक साइड का और साइड का, ये छुप जाता है, सिर्फ इसका फ्रंट का एरिया आप लोगों को दिखता है। तो एक सिर्फ एंटायर पार्ट आप क्या करते हो, अपनी अर्थ का देख पाते हो। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड, जिसे हिंदी में देशांतर रेखाएं कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही रहे हैं। इट रेंज फ्रॉम 0 इक्वेटर टू 90 इक्वेटर। अब इक्वेटर किसे कहते हैं, इक्वेटर ये होता है अक्ष, जिसे हिंदी में कहा जाता है। 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे होता है। यहाँ से लेके क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब इसी के साथ ही में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ ही रोटेट होती है। उसमें क्या होता है, अब ये साउथर्न हेमिस्फीयर का क्या है, ये पार्ट है। तो इसमें भी क्या होते हैं, जो इक्वेटर्स होते हैं वो भी क्या होती है, 0 टू 90 डिग्री पे रोटेट करती है। ऑल द लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ये जो लैटिट्यूड्स पे अभी मैंने आपको बताया, जो लाइन्स बनी होती है 0 टू 90 डिग्री, ये सारी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ऑन द ग्लोब ऑफ रनिंग इन द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन एंड द पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि आपके अर्थ पर क्या कर रही है, रन कर रही है ईस्ट से वेस्ट और इक्वेटर पे, जो पैरेलल साइड बना रही है। लाइक ऐसे, पैरेलल का मतलब हो गया समांतर रेखाएं बनाती है। अब बात करें, इक्वेटर पासेस थ्रू अ सेंटर 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ। अब क्या करती है, जो आपकी इक्वेटर है ना, वो क्या करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में क्या करती है, एक सेंटर लाइन बनाती है। जैसे ये है तो इसे क्या बोलोगे आप, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड हुज प्लेन पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो इक्वेटर है, ये जो लाइन है, क्या करती है, अर्थ के सेंटर से पास होके जाती है, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रेट सर्कल के नाम से। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जिसे हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, लैटिट्यूड की तरह सेम इमेजिनरी लाइंस होती हैं, विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, जो कि क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करती है। द लाइन पासेस थ्रू 0 डिग्री टू द प्राइम मीडियन, इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच लंदन। अभी क्या करती है, जो 0 डिग्री से ये प्राइम मीडियम की तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। कहाँ तक रोटेट करती है, ग्रीनविच लंदन तक क्या करती है, ये पास होती रहती है, इसकी जो लाइंस है। डिस्टेंस इन डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ प्राइम मीडियन। अब क्या होता है, जो प्राइम मीडियम वाली लाइन है, ये वाली, ये क्या करती है, ईस्ट से वेस्ट लाइन पे क्या करती है, ये अपना डिस्टेंस बनाती है। पॉइंट वेस्ट ऑफ प्राइम मीडियन आर नंबर्ड फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे बनाती है। लाइक वेस्ट पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट, और ये पॉइंट हो गया हमारा ईस्ट का। ये क्या करती है, 0 टू 180 डिग्री पर ये रोटेट करती है। सेम एज इट इज क्या होता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी क्या करती है, ऐसे ही रोटेट करती है। लाइन्स ऑन लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल। अब ये जो लाइन्स होती है लॉन्गिट्यूड वाली, वो पैरेलल्स नहीं होती है। दे आर लार्ज सेमी सर्कल दैट एक्सटेंड वर्टिकल फ्रॉम पोल टू पोल। ये क्या करती है, आपस में क्या होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, बट ये क्या करती है, वर्टिकली, इट मीन्स कि ये खड़ी लाइन्स होती है इसकी, ठीक है, ऐसे सीधी सीधी लाइन्स होती हैं इस लॉन्गिट्यूडनल्स पे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, जो आपकी अर्थ है, तो इक्वेटर क्या करती है, इसे 2 पार्ट्स में बांटती है, नॉर्थ में और साउथ में। ये जो लाइन जो बीच में बांटती है अर्थ को, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहा जाता है। तो इक्वेटर को जब आप क्या करते हो, हाफ पोर्शन में से डिवाइड कर देते हो, तो क्या हो जाता है, ये सेमी सर्कल में बढ़ जाता है, मतलब कि अर्ध गोले में बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, हेमिस्फीयर। जब क्या होगा, आपके जो ग्लोब होती है इक्वेटर से जब पास हो जाती है, तो उसे क्या करते हैं, हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपका डिवीजन ऑफ हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो आप इसे इमेज में देख सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफिकल टाइम लैग की। द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स अर्थ 24 आवर्स। अब क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अक्ष पे क्या करती है, 24 घंटे क्या करती है, राउंड 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 घूमती रहती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज अ कंप्लीट सर्कल। जब वो क्या करती है, अपने अक्ष का एक राउंड क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है, तो आपके 24 आवर्स जो होते हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। इफ द एंगल ऑफ 360 इज डिवाइडेड बाई 24, अगर आप क्या करोगे, जो आपका अर्थ होती है ना, वो अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे 360 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। जब आप क्या करो, 360 को 24 आवर से डिवाइड करते हो ना, इट मीन्स कि जो अर्थ है आपकी 1 घंटे में क्या करती है, 15 डिग्री क्या करती है, कवर करती है 1 आवर के अंदर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब आपको पता है कि 1 घंटा आपका क्या होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है, विच मीन्स दैट दी, अब
जिसका क्या मतलब है, जो अर्थ है वो क्या करती है, 4 मिनट में 1 डिग्री क्या करती है, अपने एक्सिस पर वो घूमती हैं। द लोकल टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अब क्या होता है, जो टाइम डिफरेंस है ना ईस्टर्न पार्ट से हमारे वेस्टर्न पार्ट पे, तो मैक्सिमम कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। व्हेन पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, जब क्या होता है, अब आपने सुना होगा जो अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो जल्दी से राइज हो जाता है, तो इसी वजह से होता है। अरुणाचल प्रदेश आर टेकिंग ब्रेकफास्ट टू लीव फॉर देयर ऑफिसेज, द पीपल ऑफ गुजरात आर जस्ट वेकिंग अप। जब क्या करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग ब्रेकफास्ट करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, ऑफिसेज जाने के लिए, तब वहां पर जो गुजरात के लोग हैं तब उस टाइम पे क्या करते हैं, उठते हैं। सम कंट्रीज आर वेरी बिग इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की वजह से ही आपके टाइम में डिफरेंसेस आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, जहां पर क्या हो जाते हैं, टाइम जोन्स में आपको डिवाइड हो जाता है। सम कंट्रीज हैव मेनी टाइम जोन्स एज वन टाइम जोन डज नॉट सर्व द पर्पस। अब क्या होता है, बहुत सारी जो कंट्रीज होती है वहां पे ज्यादातर क्या होती है, बड़ी बड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, इस वजह से वहां पर सिर्फ एक टाइम जोन नहीं प्रेफर किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 3 टाइम जोन्स है आपके। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन्स हैं, या फिर यूएसए में कितनी है। यूएसए में आपके 4 टाइम जोन्स है, कनाडा में 6 है, और रशिया में क्या है, 9 है। सबसे ज्यादा टाइम जोन यहाँ पे क्या है, रशिया में दिखाया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेटलाइन। तब आपको बताना होगा कि आइडियल इसे शॉर्ट में बोलते हैं और इंटरनेशनल डेटलाइन इसकी फुल फॉर्म है। द इंटरनेशनल डेटलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। अब ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपके अर्थ के सरफेस पे, दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड सेपरेट वन कैलेंडर डे फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जिससे क्या करती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर क्या करती है, सेपरेट करके चलती है, और आपका जो वन कैलेंडर डे होता है उसको क्या कर देती है, साइड कर देती है। जब नॉर्थ से साउथ पर आपके क्या करती है, अर्थ रोटेट कर लेती है, तब आपका क्या होता है, एक दिन पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग थ्रू द मैप्स एंड चार्ट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ज्योग्राफी के थ्रू हमें क्या पता चलता है, डिफरेंसेस पता चलता है कि आपकी ऑरिजिन से डेस्टिनेशन प्लेस पर कितना डिफरेंसेस है। तो चलिए देखते हैं कि मैप से किस तरह से हमें पता चलता है। जनरल मैप रेफरेंस, अ जनरल रेफरेंस मैप गिव्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एन स्पेटिकल यूनिट लाइक वर्ल्ड, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशियंस। अब जो जनरल मैप्स होती है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके स्कूल्स में स्टूडेंट्स के थ्रू यूज करी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा रिवर्स का मैप होता है, सिटीज का मैप होता है, कंट्रीज का मैप होता है, तो ये स्टूडेंट्स के थ्रू यूज करी जाती है, जिससे आप क्या कह सकते हो, बहुत सारे मैप होते हैं, तो इसलिए एटलस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। अब नेक्स्ट आपका मैप है स्पेशल एंड थीमेटिक मैप। इसके अंदर क्या होता है, जहां पर आपको पता चलता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन क्या है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, टेम्परेचर वहां का कैसा है, क्रॉप कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहां पे कौन सी क्रॉप को क्या करते हैं आप उगाई जाती है, वहां के मिनरल्स कैसे, इंडस्ट्रीज, रोड वेज, एयर रूट्स, इन सब के बारे में किसमें पता चलता है, थीमिक मैप या फिर स्पेशल मैप के थ्रू पता चलता है इसमें। जैसे कि पॉलिटिकल मैप हो गया, तो इसमें क्या होता है, आपको पता चलता है कि रोड की लाइंस कहाँ से जा रही है, क्रॉप कहाँ पे ज्यादा कौन सी उगाई जाती है, तो इन मैप्स के थ्रू आपको पता चलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। अब जिसके अंदर आपका बार चार्ट आता है। बार चार्ट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह से आपकी शेप्स बनी होती हैं ग्राफ के अंदर, ऐसे ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, बार चार्ट कहा जाता है। फिर इसी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करते हो, इसे रिप्रेजेंट करते हो, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, बार चार्ट। इससे क्या पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने विजिट कर रहे हैं, कहाँ पर कितने अभी हैं। अब देखते हैं लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट इज यूज्ड टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ एनी फिनोमिना ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइन चार्ट कनेक्ट्स इंडिविजुअल न्यूमेरिकल डेटा। अब क्या होता है, जो लाइन चार्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऐसे होता है आपका, ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ऊपर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो लाइन चार्ट किस तरह से आपको रिप्रेजेंट की जाती है, लाइक ऐसे ऐसे करके कितना ग्रोथ हुआ, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप देखते हो ना कि उसकी लाइंस क्या होती है, पहले आप जाएंगी, फिर एकदम लो जाती है, फिर हाई जाती है, फिर लो जाती है,
चाहिए। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा काउंट किया जाता है और इसके जो रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन चार्ट का कुछ इस तरह से किया जाता है इसे। अब पाई चार्ट की बात कर लेते हैं। पाई चार्ट में क्या होता है, आपको सर्कल दिया जाता है और आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दी होती है आपके क्वेश्चन में, तो उसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कि लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस में क्या है, कितने रिलीजियस लोग हैं, इनकम ग्रुप कितनी है उनकी, कितने लोग कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, पाई चार्ट के थ्रू समझ सकते हो और दूसरों को समझा भी सकते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ट्रांसपोर्ट फॉर टूरिज्म। अब इसमें बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। द टर्म ट्रांसपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांस, जिसका वर्ड ट्रांसपोर्ट कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से ट्रांस से, विच मीन्स अक्रॉस अ पार्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ गुड्स वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। जब भी आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब बात कर लेते हैं एक बार कितने टाइप्स के आपके पास ट्रांसपोर्ट हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए आप इसे यूज करते हो। अगर कहीं पे भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किसी जगह से कनेक्ट करना है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे। जैसे कि हाईवे हो गए तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली पहुंच सकते हो इससे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की। रेल ट्रांसपोर्ट का कब हम यूज करते हैं, जब भी आपको किसी एजुकेशन पर्पज से, ठीक है, या फिर रिलीजियस पर्पज से क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, या फिर आप ट्रेडिंग के वजह से जा रहे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अपना सामान भेजना है, तब आप इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हो और अपना सामान जल्दी पहुंचा देते हो एज कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, लाइक एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, इनके थ्रू आप जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही कम टाइम में आप ज्यादा ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट का क्या होता है, बेनिफिट होता है और आप अपना सामान इजीली से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकते हो। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आप क्या करते हो, शिप्स का यूज करते हो, आइलैंड का यूज करते हो, कोस्टल शिपिंग का यूज करते हो। इनके थ्रू जो भी ट्रेडिंग के गुड्स होते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हो। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट टू प्रमोट टूरिस्ट। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो आपका टूरिस्ट प्लेस है वो क्या होता है, प्रमोट होता है। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होगी, आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज दे रहे हो टूरिस्ट पीपल को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर घूमने आएंगे। तो एक तरफ से टूरिज्म को बूस्ट करती है। इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक रेल ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करना होगा। तो इसमें से ज्यादा ये टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आएंगे। एक बार देख लेते हैं कि आपने फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया, जो कि 20 मार्क्स कैरी करने वाला आपके क्वेश्चन पेपर में। बाकी के जो आपके 2 मॉड्यूल्स हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस है कि पासिंग मार्क्स को गेन करना, जिससे आप टूरिज्म में पास हो सकते हो। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो चुका है। देन अब हम बात करते हैं इजीएस्ट मॉड्यूल जो है आपके फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ की। तो अब हम फोर्थ मॉड्यूल को पढ़ने वाले हैं, नेचुरल डाइवर्सिटीज एट टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म बिजनेसेस, जो कि 16 मार्क्स आपका कैरी करता है क्वेश्चन पेपर पे। अब आपका फोर्थ मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 13 है ग्रोथ एंड पैटर्न्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब इसमें हम बात करेंगे कि विजिटर्स कौन होते हैं और टूरिस्ट कौन होते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है टूरिस्टर्स में। तो बात करते हैं पहले कि विजिटर्स कौन होते हैं। विजिटर्स वो होते हैं जो किसी काम के इंटेंशन से कहीं घूमने जाते हैं। टूरिस्ट वो होते हैं जो अपने काम से फ्री होके, लाइक समर वेकेशंस मनाने किसी जगह चले गए, तो उन्हें टूरिस्ट कहा जाता है। टूरिस्ट को 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, एक तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो पहले देख लेते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कौन होते हैं। अ पर्सन विजिटिंग इन इंडिया ऑन अ फॉरेन पासपोर्ट। कोई पर्सन विजिट कर रहा है कहाँ पे, इंडिया में, फॉरेन पासपोर्ट के थ्रू, स्टेज एट लीस्ट 24 आवर इन इंडिया। अगर वो 24 आवर्स रह रहा है आपकी इंडिया में, इट मीन्स कि वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पे आया है। द पर्पस ऑफ जर्नी मे बी लेजर, रिक्रिएशन, हॉलीडे, हेल्थ, स्टडी, रिलीजियस बिलीफ, स्पोर्ट्स। वो किसी भी पर्पस से आ सकता है, चाहे वो छुट्टी मनाने के लिए आया हो या फिर अपने काम को लेकर आया हो, बिजनेस पर्पस से, स्पोर्ट्स, लाइक किसी के इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल जगहों पे, किसी भी इंटेंशन से आप वहां पर घूमने आते हो, तो उसे इंटरनेशनल टूरिस्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट कौन होते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट वो होते हैं जो अपनी डोमेस्टिक कंट्री से किसी अदर कंट्री में जाते हैं, लाइक फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पर 24 घंटे से कम रहते हैं, तो उन्हें डोमेस्टिक टूरिस्ट कहा जाता है। लाइक वो किस इंटेंशन से जाते हैं, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो तीर्थ यात्री वाली जगह होती है ना, रिलीजियस प्लेसेस होती है, उन्हें कहा जाता है। कोई स्टडी की पर्पज से जाता है, किसी के इवेंट्स
जैसे कोई समर वेकेशंस बनाने जा रहा है तो उन्हें डोमेस्टिक टूरिस्ट कहते हैं। बट अगर कोई अपने सोशल या फिर रिलीजियस फंक्शंस को अटेंड करने जा रहा है या फिर किसी अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव से मिलने जाता है तो वो टूरिस्ट के अंदर काउंट या फिर कंसीडर नहीं किया जाता है उसे। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो आप लोगों को इन्हीं पॉइंट्स को वहां पर मेंशन करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो इंडिया है बहुत रिच है नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप के अंदर टूरिज्म में। तो टूरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिकली नेचुरल एंड कल्चरल में। तो जो नेचुरल लैंडस्केप के अंदर इंक्लूड्स होते हैं लाइक माउंटेन टूरिज्म हो गया, जो कि इंडिया के अंदर मनाली हो गया, शिमला हो गया, तो यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलते हैं। आइसलैंड टूरिज्म, डेजर्ट टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, तो ये सारे आपके टूरिज्म है जो कि नेचुरल लैंडस्केप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी लोग फॉरेन कंट्री से हमारी इंडिया में आते हैं और इन सभी चीजों को एंजॉय करते हैं। कल्चरल टूरिज्म की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे रिलीजियस प्लेसेस हो गए, हिस्टोरिकल टूरिज्म्स हो गए लाइक ताजमहल, बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार। तो ये फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं और यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। एमर्जिंग डायमेंशंस इन टूरिज्म, अलग अलग डायमेंशंस में टूरिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लाइक हेल्थ टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म में। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ टूरिज्म। हेल्थ टूरिज्म में क्या होता है, जो इंडिया है आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है एट लोअर कॉस्ट, मतलब कि कम प्राइस पे आपको फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करती है। लाइक आपको आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक जैसे बोलते हैं, तो ये सारी चीजें लोअर कॉस्ट में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंडिया, जिसे क्या कहते हैं हेल्थ टूरिज्म। इंडिया इज अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन। अब जो हमारी इंडिया है वो स्पिरिचुअलिज्म है, मतलब कि यहाँ पे धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जगह है और बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, लाइक हिंदू, सिख, इस्लामिक लोग हो गए, क्रिश्चियंस लोग हो गए, बुद्ध और जैन धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसे एक स्पिरिचुअलिज्म टूरिज्म भी कहा जाता है हमारी इंडिया को। अब हम बात करते हैं ग्रोथ कैसे हो रही है हमारी टूरिज्म। टूरिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी एक कंट्री की। अगर लोग वहां पर विजिट करेंगे आपके टूरिस्ट प्लेसेस पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी आपकी कंट्री की, आपका जो ग्रोथ होगा वो इकोनॉमी का होगा। ग्रोथ ऑफ टूरिज्म में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो ग्रोथ है टूरिज्म का वो नेगेटिव भी पड़ सकता है और पॉजिटिव वे में भी। अब पॉजिटिव में किस तरह से पड़ता है, अगर बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूरिज्म प्लेसेस के लिए, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपकी कंट्री को बेनिफिट होगा। बट अगर हम अदर पास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं और आपके जो टूरिस्ट हैं वो कम हो रहे हैं, तो इससे कंट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म की, लाइक ज्योग्राफिकल, कल्चर, इवेंट्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से हैं टूरिज्म में, ज्योग्राफिकल कंडीशन अफेक्ट द फ्लो ऑफ टूरिस्ट। अब क्या करती हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है ना, वो क्या करती है, टूरिस्टर्स को बढ़ाती है लार्ज नंबर्स में। कैसे, अगर कोई हॉट प्लेस पे रह रहा है, हॉट प्लेन एरिया पे रहता है, तो उसका क्या मन करेगा, वो हिल स्टेशन पे अपनी समर वेकेशंस को मनाने जाए। पर जो कोल्ड एरिया में रह रहे हैं तो वो अपनी समर वेकेशन विंटर सीजन में जाएंगे किसी हॉट एरिया में, जिससे क्या हो, उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो थोड़ी सी चेंज हो और वो उस जगह को एंजॉय कर पाए प्रॉपर। अब हम कल्चरल इवेंट की बात कर लेते हैं। सम सोशल एक्टिविटीज लाइक फेस्टिवल्स, फेयर बोलते हैं मेले को, डांस, मीटिंग, लोकल कस्टम्स एंड रिचुअल अट्रैक्ट द टूरिस्ट इन लार्ज नंबर्स। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज होती है आपके टूरिस्ट प्लेस पे, जैसे कि फेस्टिवल्स हो रहे हैं, फेस्टिवल्स में आपका दुर्गा पूजा हो गया, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, होली हो गई, दिवाली नॉर्थ इंडिया के लोग मनाते हैं। तो इस तरह से जो टूरिस्ट होते हैं लार्ज नंबर पे अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर विजिट करते हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से फैक्टर्स पड़ रहे हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल ऑल्सो अफेक्ट टूरिज्म। अब इकोनॉमिक कंडीशन से भी क्या होता है, हमारे टूरिज्म पे अफेक्ट होता है। पीपल हैविंग हाई इनकम जनरली ट्रैवल मोर एज कम्पेयर टू लोअर क्लास। अब क्या होता है, अगर किसी की हाई इनकम है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे एक्सप्लोर करेगा एज कंपैरिजन टू लोअर क्लास। अगर किसी की कम इनकम होगी तो वो 1 साल में या फिर 2 साल में किसी जगह में घूमने जाएगा। बट अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो महीने में या फिर 6 महीने में हर जगह पर एक्सप्लोर करने जाएगा। बिकॉज दे हैव, रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास हाई परचेजिंग पावर है। जो भी चीजें वो टूरिज्म के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं कि उनके कल्चर को फॉलो करना, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना, तो आप क्या करते हो, सारी चीज को अफोर्ड कर पाते हो, इसलिए उसमें इकोनॉमिक का अफेक्ट पड़ता है आपकी टूरिज्म। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 14, ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ टूरिज्म इन द वर्ल्ड। ग्रोथ का क्या पैटर्न है वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म
के अंदर। फर्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म इन दी वर्ल्ड। तो फर्स्ट आपका पॉइंट हाईलाइट होता है यहाँ से, हाई इनकम ऑफ द टूरिस्ट। अगर किसी टूरिस्ट की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी होगी, वहाँ के सारे चीजों को अफोर्ड कर सकता है अच्छे से, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर घूमेगा और वहाँ की जो भी एकोमोडेशन होती है, फूड होता है, बेवरेज होता है, एंटरटेनमेंट होता है, वो अपनी मनी से सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। तो वो क्या करेगा, जिसकी हाई इनकम होगी वही क्या करता है, ज्यादा जगहों पर एक्सप्लोर करता है। बट कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, अपने वर्कर्स को, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स होते हैं, उनको पेड हॉलीडेज प्रोवाइड करती है। एज अ ये इंसेंटिव काउंट किया जाता है कि उसमें क्या होता है, टूरिज्म को आप प्रमोट करते हो इसलिए। तो ये सारी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जो भी कॉर्पोरेट वर्कर्स होता है या फिर किसी लिस्टेड कंपनी में काम करता है। आपको 1 मंथ का कुछ ऐसे टूर पैकेज दिया जाता है जिसमें आपका जो भी रहने खाने का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपकी कंपनी ये सब कुछ अफोर्ड करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट की। ट्रैवल कॉस्ट क्या होगा, अगर ज्यादा कहीं पे घूमने का खर्चा आएगा तो लोग क्या करेंगे, वहां पर कम विजिट करेंगे। जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो लोग क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि रिच पीपल्स हो गए तो वहां पर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो वो लोग क्या करेंगे, इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ना ही ज्यादा वो लोग घूमेंगे किसी टूरिस्ट प्लेस पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अब जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होता है, टूरिस्ट पे अफेक्ट हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वहां पे सारी चीजें देख लेते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। इसके थ्रू क्या होता है, वो ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे टूरिज्म को, ज्यादा बूस्ट नहीं हो पाता हमारा टूरिज्म टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपका लास्ट मॉड्यूल का लास्ट सेकंड चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हम इसमें बात करेंगे कम्युनिकेशन की और आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी है उसे डेवलप कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड, कम्युनिकेशन क्या होती है, जब भी आप क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन से शेयर करते हो। लाइक किसी भी वे में कर सकते हो, स्पीकिंग बोल के कर सकते हो, रिटन फॉर्म में देख सकते हो। गेस्चर का मतलब होता है इशारे करना, इशारों के थ्रू क्या कर सकते हो, बता सकते हो। किसी को ईमेल के थ्रू कर सकते हो, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात किसी सेकंड पर्सन तक पहुंचा सकते हो, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived from the Latin words communicus। अब प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या। अभी हमने इसको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझा। अब जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिट्स से लिया गया है। कम्युनिट्स का क्या मतलब होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी बातों को शेयर करते हो किसी सेकंड पर्सन के साथ, चाहे वो आपके फैक्ट्स हो, आपका ओपिनियन है किसी बात को लेके, आप कुछ फैक्ट है तो आप क्या करते हो, शेयर करते हो। जो सेकंड पर्सन होता है ना, उस चीज को वो समझता भी है, तब आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो वहीं पर एंड हो जाता है, जब आपको फीडबैक मिल जाता है उनसे। अब आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको फीचर्स बताने हैं कि कम्युनिकेशन के क्या क्या है। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स। फीचर्स क्या है, मिनिमम इसमें कितने पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सिर्फ 2 पर्सन्स का, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके बीच में बात हो रही हो, एक सेंडर और जो सेकंड पर्सन होगा वो रिसीवर होगा। हु वांट टू सेंड अ मैसेज, जो क्या करेगा, सेंड करेगा मैसेज, और जो सेकंड पर्सन होगा वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट अनलेस द रिसीवर अंडरस्टैंड। ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जब तक एंड नहीं होता, जब तक जो रिसीवर है उसे बात समझ में नहीं आ जाती है और ना ही जब तक वो अपना फीडबैक आपको दे नहीं देता, तब तक ये कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। पूरा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बीच में क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस, बीच में रुकना नहीं चाहिए जब भी आप किसी अदर पर्सन को बात बता रहे हो। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। इसमें जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फर्स्ट क्या होता है, सेंडर होता है, सेकंड क्या होता है, रिसीवर होता है। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है किसको, सेकंड पर्सन को। तो जो सेंडर होता है ना, वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। लाइक आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा एनकोडिंग एंड डिकोडिंग लिखा होता है, तो उसी तरह क्या होता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। देन जो रिसीवर होता है ना, उस मैसेज को क्या करता है, आपके भेजे हुए मैसेज को डिकोड करता है। इट मींस कि जो भी आपने बात उसे
बोली है वो उसे समझता है, देन आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है प्रॉपर। तभी क्या होता है, वहीं पे ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा, वो किसी एक चैनल के थ्रू क्या होता है, पास किया जाता है। लाइक फोन कॉल के थ्रू कर रहे हो या फिर आप सामने हो उसके, उसमें क्या होता है, आप चैनल का यूज कर रहे हो। अब हम बात करते हैं, बैरियर आ जाते हैं कभी कभार कम्युनिकेशन के बीच में। लाइक अगर आप क्या भीड़ में हो तो किसी सेकंड पर्सन को आप कुछ बात बता रहे हो तो समझ में नहीं आता है उसे, तो उसे क्या कहा जाता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब आप किसी को बात बताते हो तो उसमें कुछ बैरियर्स, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बात करते हैं पहले नॉइस की। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे वर्कर्स, क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा शोर होता है, तो जब आपस में दो वर्कर्स बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कुछ बता रहा है काम से रिलेटेड या फिर कुछ पर्सनल टॉक्स कर रहे हैं, तो उसे समझ में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ओरल मैसेज के थ्रू आप क्या करते हो, उसको बताते हो। तो ज्यादा वॉइस होने की वजह से क्या होता है, उसे समझ में नहीं आता है। तो ये कम्युनिकेशन का क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस में क्या होता है, अगर किसी अपने फ्रेंड को आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से बुला रहे हो और वो आपसे काफी ज्यादा दूर है, तो आपकी वॉइस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है। थर्ड कम्युनिकेशन बैरियर की बात करते हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे भी। एक रिसेप्शनिस्ट है होटल की, जो कि क्या करती है, फोन कॉल्स को रिसीव करती है। वो पर डे में एटलीस्ट 20 फोन कॉल्स को क्या करते हैं, रिसीव करती है। एंड सबसे क्या करती है, 2 मिनट्स एटलीस्ट या फिर 5 मिनट्स ऐसे बात करती है। वो क्या होता है, उसको भी प्रॉब्लम होती है कि किस पर्सन ने उसे क्या अपनी प्रॉब्लम बताई है। तो उसके पास क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, लाइक उसने, मैंने अभी बताया आपको कि उसने 20 फोन कॉल्स को क्या करा, रिसीव किया। तो 20 लोगों की क्या होती है, कंप्लेन होती है, कुछ अच्छे मैसेजेस बताते हैं, जिससे क्या होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है, तो उसे कुछ डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो चुकी है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की। लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, मोस्टली पीपल क्या होते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप वहां गए और वहां पर किसी सेकंड पर्सन से आपको कुछ पूछना है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो जाता है, ये एक बैरियर हो जाता है। इसका लैंग्वेज बैरियर जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन 2 वेजेस में हो सकती है। आप क्या करो, ओरली आप किसी को बताओ या फिर रिटन फॉर्म में किसी को आप अपनी बातों को बता सकते हो। पहले हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कर देते हैं। आप क्या करते हो, लाइक क्लासरूम में जो आपकी टीचर होती है वो क्या करती है, आपको ओरल फॉर्म में क्या करती है, सारी चीजें बताती है जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है। लाइक फैमिली गैदरिंग है, वहां पे भी कुछ चीजें हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, लोग ओरली क्या करते हैं, आपको मैसेज देते हैं। अब इसी का एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इट्स प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। अगर आप क्या करते हो, किसी पर्सन से ओरली कम्युनिकेट करते हो, तो वो क्या करेगा, आपको तुरंत ही क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड कर देगा। इट फास्ट एंड सेव्स टाइम। ये क्या करता है, बहुत जल्दी प्रोसेस करता है और आपके टाइम को क्या करता है, कंज्यूम करके चलता है। अब इसका डिसएडवांटेज भी होगा, इट इज लेस रिलायबल एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर। क्या होता है, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी सेकंड पर्सन को आपकी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपने उससे क्या करा है, ओरली कम्युनिकेट करा है, इस वजह से। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन का। इट डज नॉट प्रोवाइड रिकॉर्ड और रेफरेंस। ये क्या होता है, आप इसे रिकॉर्ड करके कहीं पे नहीं रख सकते हो। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। ये क्या होता है, ज्यादा लेंथी मैसेज नहीं होता। और ओरल कम्युनिकेशन, अगर कोई बात करेगा ओरली तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स आपको बता सकता है, 3 मिनट्स बता सकता है, तो ज्यादा लेंथी मैसेज नहीं होता है ये। अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। क्या क्या 7 C's हैं ओरल कम्युनिकेशन के। तो फर्स्ट है क्लियर, जिसमें आप क्या करते हो, जो कम्युनिकेट होता है, जो ऑडियंस होती है, उससे आप क्या करते हो, ओरली जब बात करते हो तो क्या होता है, क्लियर एंड कट, उसे की जो बात होती है वो समझ में आ जाती है। इस तरह के आपके 7 C's हैं कम्युनिकेशन के, तो आप इसे 1 by 1 करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन की। जैसे हमने बोला अभी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल एंड रिटन। तो हमने ओरल देख लिया, अब हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, किसी सेकंड पर्सन को रिटन फॉर्म में अपनी बात को बताते हो। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन से, जिसमें आप क्या करते हो, रिटन फॉर्म में मैसेज करते हो अपने फ्रेंड को, फिर रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को। तो क्या होता है, वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर काउंट किया
किया जाता है। आप किसी को मेमोस भेज रहे हो, लेटर्स भेज रहे हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती है? रिटन कम्युनिकेशन के अंदर काउंट होती है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज टेकन मोर सीरियसली, इसे ज्यादा सीरियसली लिया जा सकता है। इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, ये क्या करती है? प्रॉपर रिकॉर्ड करके आप इसे रख सकते हो कि अगर इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसे दिखा सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लेता है और ये ज्यादा कॉस्टली भी होता है एज कंपैरिजन टू ओरल कम्युनिकेशन। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो आपको प्रॉपर डिफाइन करना होगा। जैसे हमने ओरल कम्युनिकेशन की 7 C's की बात की थी, अब हम यहाँ पे करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की 7 C's की बात। लाइक कंसाइन हो गया, क्लियरिटी हो गया, कंसिडरेशन हो गया, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? 7 C's के अंदर आती हैं। तो आप इसे 1 by 1 करके पढ़ सकते हो पीडीएफ के थ्रू। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। आप क्या करते हो? किसी अगर पर्सन को जज करना होता है तो उसकी आप आउटर लुक की पर्सनालिटी से क्या करते हो? जज कर लेते हो कि अगर वो दिखने में कैसा है, कि उसकी स्माइल कैसी है, उसके हेयर्स कैसे, तो आप उसकी आउटर लुक से क्या करते हो? उसको जज कर लेते हो। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की। अब 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक तो क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं और इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं होते हैं किसी से, बट जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन्हें सोशली अट्रैक्ट होना लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट पर्सन लाइक जो ज्यादा चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, थोड़ी शाय टाइप के होते हैं, तो वो सारे किसकी क्वालिटीज होती है? इंट्रोवर्ट पर्सन की होती है। अब एक्सट्रोवर्ट कैसा होता है कि लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसे बाहर घूमने में मजा आता है, तो ये सारी चीजें किसकी हो गई? एक्सट्रोवर्ट पर्सन की हो गई। अब हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग की। एनी फॉर्मल एक्टिविटी इंटेंड टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ वर्क टीम इज रेफर्ड टू एज टीम बिल्डिंग। अगर आप क्या करते हो? किसी फॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसमें ज्यादा लोग क्या है इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या कर सकते हो? एज अ टीम वर्क काम कर सकते हो और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जितने सारे लोग होंगे सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे उस बात को लेके या फिर उस काम को लेके। जिसके भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उस बात को लेके या फिर उस काम को लेके, जो भी आपके टीम का एक इफेक्टिव शेप दे सकता है, तो आप उसकी बात मानोगे और उसके बाद क्या करोगे? उस पर एक्शन लोगे। अगर आप एज अ टीम काम करते हो तो किसी काम को करने में आसानी होती है और वो जल्दी से क्या होता है? फिनिश भी हो जाता है काम। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब आपका लास्ट चैप्टर है जो है 19 टूरिज्म मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सेकेंड है आपका नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो होता है जो अपने लिवलीहुड के लिए अर्न करते हो, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई किसी प्रोफेशन वर्क में काम कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज किस में काउंट होती है? इकोनॉमिक के अंदर, जिसमें आप क्या करते हो? काम करने के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक, जो कि आप क्या करते हो? अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो, सिर्फ आपको उसमें से क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इसमें आप क्या करते हो? मनी की आपका जो इंटेंशन होता है अर्न करने का वो नहीं होता है। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? मनी अर्न करने का इंटेंशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या होती है? जब भी आप क्या करते हो अपने बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो अपने गुड्स की प्रोडक्शन करता है, तो उसे आप क्या कहोगे? प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर होता है अपने गुड्स को क्या करता है? मार्केट में सेल करता है कंज्यूमर्स को। उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को आप उन्हें यूज करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। जो डायरेक्टली क्या करे? उसे इनटेक कर ले, रीसेल पर्पस के लिए वो लोग यूज नहीं कर सकते, तो उसे कंज्यूमर कहते हैं। ये होता है आपका मार्केटिंग। क्या जो प्रोड्यूसर होता है डायरेक्टली क्या करता है? कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो उसे क्या कहेंगे? मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट आप क्या करते हो? मार्केट रिसर्च करते हो, कि मार्केट को पहले ढूंढते हो। मार्केट रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स रेलिवेंट टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर्स। आप मार्केट रिसर्च के अंदर क्या करते हो? कस्टमर की नीड्स को क्या करते हो? देखते हो कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए,
उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप उसकी प्रोडक्शन करते हो, जिससे क्या हो आपकी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने क्या कर लिया, मार्केट में रिसर्च कर लिया है कस्टमर्स को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, तो आप उसको क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आके उस प्रोडक्ट की प्लानिंग करोगे प्रॉपर। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपके मार्केट में, तो आप उसे क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे, मतलब कि उसकी क्वालिटी में कुछ चेंजेस लाओगे, वो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो मार्केट में सेल हो ज्यादा से ज्यादा, जब आप उसमें क्या करोगे, चेंजेस कर दोगे। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप सारे मार्केट्स को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, और जो भी नीड होती है कस्टमर्स की आप उसे पहले देखते हो, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सामान को सेल करोगे। एंड देन बात करते हैं प्रमोशन की। अब जब आपने क्या कर लिया, प्रोडक्ट को बना लिया, अब आपको क्या करना है, मार्केट में लाना है उसे, तो उससे पहले आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाओगे। कस्टमर्स क्या हो जाए, अवेयर हो जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें पता चले, ताकि आपके जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में क्या हो, बढ़ जाए। इसलिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। देन आप बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेलिंग क्या करता है, कस्टमर्स की हेल्प करता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जिससे क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रीजनेबल प्राइस पे आपको क्या करती है, बेचती है, जिससे बिजनेस क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। उनकी ये स्ट्रैटेजी होती है। सम कॉमन सेलिंग टेक्निक्स। अब कुछ टेक्निक्स भी होते हैं सामान को बेचने के लिए। आपका जो भी प्रोडक्ट है आप मार्केट में ला रहे हो, तो उसकी कुछ टेक्निक भी होगी, जिससे क्या हो, कस्टमर आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदे। फर्स्ट आप क्या करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो। डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से होती है कि आप जो सेल्स पर्सन है ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट बेचेगा, लाइक उसके फीचर्स बता के। अगर आप किसी प्रोडक्ट को दुकान में खरीदने जाते हो, तो फर्स्ट उसकी क्या पूछते हो कि उसका फीचर अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, और एक आपको रीजनेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर नहीं। अगर आप इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड होते हो, तभी आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसे काउंट किया जाता है। अब रिटेल सेलिंग क्या करते हैं, जो रिटेलर शॉप्स होती है ना, जो आपके आसपास घर में शॉप्स होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, रिटेल शॉप्स बोलते हैं। तो वहां के थ्रू क्या होता है, आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेलिंग टेक्निक्स है। लाइक एजेंसी सेलिंग हो गई, डोर टू डोर सेलिंग, क्या आपके घर पे ही अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए जो सेल्स मैन है वो आते हैं। तो ये सारी आपकी सेल्स टेक्निक्स है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जिसमें आप क्या देखते हो कि मार्केट में लोगों को ज्यादा पसंद क्या है, उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाते हो। अब मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस भी होते हैं। 4 पीस कौन से होंगे, पहला आपका होता है प्रोडक्ट, फिर उसके बाद होता है प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। पहले प्रोडक्ट में क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करते हो कि कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद है, ज्यादा डिमांड किस चीज की है मार्केट में। उसके बाद आप क्या करते हो, उसी प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस में मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हो। रीजनेबल प्राइस, जिससे क्या हो, जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्लेस। अब आपकी जो भी शॉप है ना, वो एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां से क्या करे, इजिली लोगों को सामान मिल जाए। फिर बात करते हैं प्रमोशन की। अब आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को आपने बना लिया, एक रीजनेबल प्राइस भी दे दिया और प्लेस भी डिसाइड कर ली कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहीं पर आप क्या करोगे, अपनी शॉप को खोलोगे या फिर बिजनेस जो भी है उसका क्या करवाओगे, प्रमोशन, जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो आप एडवर्टीजमेंट करवाओगे या फिर खुद ही जाके क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बताओगे, जिससे क्या हो, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसे परचेज कर ले। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कस्टमर को सिर्फ क्या चाहिए होता है कि एक रीजनेबल प्राइस पे क्या हो, उस प्रोडक्ट को आप खरीद लो। अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, तभी क्या करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं आपसे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, लाइक कस्टमर जिससे क्या हो, अट्रैक्ट हो। आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना होगा अपने प्रोडक्ट्स पे, जिससे क्या हो, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। जैसे कि बाय 2 गेट 1 फ्री। अगर आप क्या करोगे, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, जैसे कि सोप को खरीदना है, आपको सोप को क्या करना है, खरीदना है। अगर आप 2
सोप लोगे तो आपको उसके साथ एक फ्री सोप मिलेगा, या फिर अगर आपने कुछ कूपन परचेज किया है तो आपको उसमें क्या होगा 5% डिस्काउंट मिलेगा। बोनस ऑफर भी दिया जाता है कि आपको 25 एक्स्ट्रा इसमें क्या है आइटम जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज करके दी जा रही है। तो इससे क्या होता है कस्टमर्स होते हैं ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। एडवर्टाइजिंग देखो क्या होता है, इसके अंदर आप क्या करवाते हो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवाते हो किसी मास मीडिया के अंदर, जैसे कि टीवी में, टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले ज्यादा से ज्यादा और आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाए जल्दी से मार्केट के अंदर। जैसे अभी मैंने बात की मास मीडिया की, है ना, कि जिसके थ्रू आप क्या करवाते अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवाओगे। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया जैसे प्रेस मीडिया, जिसमें आप क्या कर रहे हो न्यूज़पेपर में आप क्या करते हो प्रिंट करवाते हो, उसके बाद लोग उसे पढ़ेंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन्स हो गए, और इंटरनेट में भी क्या करते हो आप सोशल मीडिया पे भी जो एड्स वगैरह आते रहते आप उसमें भी क्या करते हो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो ताकि लोगों को पता चले और आप उसे परचेज करो और उनका क्या हो प्रॉफिट हो। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में क्या फर्क है? एडवर्टाइजिंग यानी इम्पर्सनल इन नेचर क्या होता है, इम्पर्सनल नेचर का होता है, मतलब कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोड्यूसर का कस्टमर के साथ नहीं होता। और सेल्स प्रमोशन में क्या होता है पर्सनल कांटेक्ट होता है। आप जो भी प्रोड्यूसर होता है या फिर जो सेलर होता है वो डायरेक्टली क्या करता है कस्टमर के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बताता है। बट एडवर्टाइजिंग में आपको खुद जानना पड़ता है और आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप हमारा प्रोडक्ट को खरीदो। अगर आपको अच्छा लग रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट तो आप तभी उसे बाय करोगे, अदरवाइज आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो। इट इज एम टू क्रिएटिंग डिमांड। ये किसी लिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजिंग करवाने का लोगों की प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए। इट एम्स टू इंक्रीजिंग सेल्स। अब इसका सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो सेल्स को बढ़ाते हो। इट टारगेट अ ह्यूज पॉपुलेशन एट अ टाइम। आप इसमें क्या करते हो एडवर्टाइजिंग में आपका टारगेट क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर सको अपने प्रोडक्ट के थ्रू। इट स्कोप इज लिमिटेड एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन का स्कोप कम होता है अगर आप कंपैरिजन करते हो एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपको इमीडिएटली फीडबैक प्रोवाइड नहीं होता है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है फीडबैक आपको इजिली इमीडिएटली मिल जाता है कि आप क्या करते हो खुद ही जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो अगर कस्टमर्स को अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं तुरंत ही बाय कर लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके प्रोडक्ट से। तो अब लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अब आप क्या करते हो जो भी प्रोडक्ट्स को बेचते हो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से बेचते हो। जैसे कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं होलसेलर को, फिर होलसेलर क्या करता है रिटेलर्स उसी प्रोडक्ट को सेल करता है, देन रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट आता है यूज करने के लिए। दोबारा वो रीसेल पर्पस के लिए यूज नहीं करते जो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे टूरिज्म के टॉपिक समझ में आ गए होंगे जो भी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो अपने एग्जाम्स में आप प्रॉपर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।